नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब आप जानते हैं कि दो चुनाव हो रहे हैं, एक हरियाणा का दंगल और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद पहला बड़ा चुनाव। अब इस चुनाव की घोषणा बहुत समय से टाली जा रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की बात कही गई है। सितंबर के महीने में 2 चरण होंगे, एक चरण अक्टूबर के महीने में होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। आप जानते हैं इससे पहले कौन राजनीतिक रूप से कितना तैयार है या कितना नहीं है, इसकी विवेचना लगातार हो रही है और वो इस तरीके से हो रही है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो आप जानते हैं बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की। लिस्ट जारी करने के बाद शायद बीजेपी के नए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट वापस लेकर के और फिर से अपनी लिस्ट जारी की, क्योंकि बीजेपी को यह लगा कि ये तो घाटी में हमारे साथ बगावत हो रही है। और जम्मू में भी कुछ वैसे ही बगावती सुर पार्टी के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि असर 240 था, इस वजह से हमने यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लगभग ठंड लगा दिए गए राम माधव को जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट के लिए वापस भेजा है। आरएसएस की तरफ से दखल अंदाजी कह लीजिए या फिर आरएसएस की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन बीजेपी पॉलिटिक्स, इसको इस तरीके से देख लीजिए। राम माधव की री एंट्री अब जम्मू एंड कश्मीर में हो गई है। वो वहां पर पहुंचे, उनका स्वागत भी किया गया और अब वो भारतीय जनता पार्टी के फैसले लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी कैंपेन जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी और जब उन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन शुरू की उसमें वो बहुत हद तक हमलावर दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं कि कौन कितना तैयार है, कौन बाजी मार रहा है, कौन एजेंडा सेट कर रहा है और कौन चुनाव जीत जाएगा। आइए सबसे पहले तो आपको बयान सुनाते हैं राहुल गांधी के, एक एक करके। बयान नंबर 1, आज अपनी रैली में उन्होंने साफ तौर से कहा कि स्टेटहुड का जो मुद्दा है, यानी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, वो कहते हैं कि ये इन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने एक राज्य को उठा करके यूनियन टेरिटरी बना दी और यहां पर हमारी सरकार आई तो, और इंडिया गठबंधन की सरकार जब केंद्र में आई तो पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जरूर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं राहुल गांधी का यह पहला बयान। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। अब राहुल गांधी के इस बयान से बहुत क्लियर है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो यूनियन टेरिटरी बनी, उस फैसले कुछ शुरुआती उन दिनों में 2019 के उस कालखंड में अगर आप याद करें तो कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक कंफ्यूज नजर आई। उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस की ऑफिशियल पोजीशन क्या है। जहां पीडीपी और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल करके आर्टिकल 370 के हट जाने का विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये पूर्ण राज्य का तो दर्जा आप दें या ना दें, ये जो आपने हमारी स्पेशल राइट्स जम्मू कश्मीर की छीन ली हैं ये ठीक नहीं है। इसमें कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम वो बात आगे बढ़ाएं एनसी और पीडीपी की, या फिर हम एक नेशनलिस्टिक लाइन लें कि हां जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और उसको कोई ऐसी प्रिविलेज हासिल नहीं है जिसमें वहां पर अलग कानून बने, अलग झंडा बने, अलग संविधान हो। तो ये एक बात हो गई। अब इन सब के चलते कांग्रेस की अभी की पोजीशन कि हम पूर्ण राज्य देंगे, ऐसे लगता है ये बहुत कैलकुलेटेड पोजीशन राहुल गांधी की तरफ से ली गई है, जिसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 हटा देंगे।
या आर्टिकल 370 माफ कीजिए वापस ले आएंगे। वो कह रहे हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो ये जो पहला अटैक किया है राहुल गांधी ने, इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार क्या होगा? बीजेपी अक्सर तमाम बार ये कहती है कि स्थिति एक बार अनुकूल हो जाए तो पूर्ण राज्य का दर्जा तो देना ही है, चुनाव तो कराना ही है। बहुत जरूरी था कि स्थिति सामान्य की जाए पहले जम्मू कश्मीर में, और बीजेपी का यह कहना है कि हमने बहुत हद तक उस स्थिति को सामान्य कर भी दिया है। आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, अभी भी होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार लगातार ये चीज बताती जा रही है कि आप देखिए 2019 से पहले के आंकड़ों को कंपेयर कीजिए और 2019 के बाद के आंकड़ों को कंपेयर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। जम्मू कश्मीर में स्थिति धीरे धीरे करके सामान्य हो रही है। अब ये एक आंकड़ों के बल पर एक बात है, और दूसरी ये राजनीति की दुनिया में भी एक बात है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ये मानना है कि ये सरासर गलत है। वो इसलिए क्योंकि आपने लोगों को दबा दिया है, कुचल दिया है, और उसको आप एक सामान्य स्थिति की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं, और इसको आप सामान्य स्थिति बोल करके प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। लेकिन आप आंकड़ों के आधार पर अगर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बात सच है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो समस्याएं हैं वो बहुत हद तक अब कम हुई हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही नहीं थी, ये उन्होंने केंद्र लेवल पर बात की, और उनका यह कहना है कि आजकल सरकार विपक्ष चला रही है। सुनते हैं ये बयान। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। अब राहुल गांधी का आपने ये बयान सुना, वो कहते हैं कि सरकार तो विपक्ष चला रही है, और उसका जो कारण वो दे रहे थे, उनका ये कहना था लैटरल एंट्री लेकर के आई सरकार, जिसमें बाहर से लोगों को ला करके बाबू बना रही थी। हमने जब सवाल पूछे कि इसमें आरक्षण कहां, तो उसके बाद फिर सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया। ऐसे और भी तमाम फैसले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वक्फ का जो बिल है वो आया संसद में, लेकिन वो पास नहीं हुआ है, और ये बहुत रेयर हुआ है पिछले 10 साल में कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला ले और फिर उसको संसद के एक पैनल को सौंप दे, ना कि उसको पास करे। एब्रोगेशन ऑफ 370 याद कीजिए कि कैसे वो कैबिनेट में पास हुआ, एक दिन लोकसभा में पास हुआ, दूसरे दिन राज्यसभा में पास हुआ, और उसके बाद फिर वो क्लियर ही हो गया। यानी कि उसमें आपने प्रक्रिया का पूरा पालन किया, लेकिन आपने सेलेक्ट कमिटी जैसी चीज नहीं की। वक्फ बिल के केस में आपने वो की, वो यू टर्न की तरह देखा जा रहा है। ऐसे ही हमने एक कार्यक्रम किया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें हमने 10 ऐसी फैसले नरेंद्र मोदी 3 के बताए हैं जहां पर नरेंद्र मोदी 3.0 को यू टर्न लेना पड़ा है, और लैटरल एंट्री तो उसमें से एक फैसला था, वक्फ का कानून दूसरा फैसला था। ऐसे 8 फैसले हैं जहां पर, चाहे ब्रॉडकास्ट बिल हो, तमाम ऐसे फैसले हैं जहां पर सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाला है या फिर बैक बर्नर पे डाला है। लेकिन क्या राहुल गांधी का यह कहना कि विपक्ष ही सरकार चला रही है, विपक्ष के दबाव से ये सारी चीजें हो रही हैं, शायद ये, एटलीस्ट मेरा यह मानना है, एक अर्ध सत्य है। एक बहुत बड़ा कारण कि सरकार अपने फैसले वापस ले रही है वो विपक्ष के दबाव के साथ साथ अंदरूने विपक्ष का दबाव भी है। और यह हम क्यों कहते हैं? आप जानते हैं बैसाखियों पर है सरकार, 240 उसकी संख्या है, यानी कि आपको घटक दलों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर कोई घटक दल यह कहता है कि भाई हमको यह फैसला मंजूर नहीं है, आप यह फैसला मत लीजिए, या फिर इसमें तर्क दिखाइए। लैटरल एंट्री में चिराग पासवान ने एक बहुत टफ पोजीशन ली। वक्फ बिल पर भी जो और घटक दल थे उन्होंने कुछ कुछ पोजीशन ली कि कानून आएगा तो देखेंगे, और उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि इस पर और विवेचना की जरूरत है, इस पर और बातचीत की जरूरत है।
तो जब इस तरीके से घटक दलों ने अपना बयान दिया, उसके बाद तो नहीं है कि सरकार मजबूर महसूस हुई अपना फैसला वापस लेने के लिए, क्योंकि विपक्ष तो पहले भी था। तो क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से सही हैं जब वो कहते हैं कि आज सरकार विपक्ष चला रही है? तो ये उनकी तरफ से दूसरा बड़ा अटैक था जिसमें उन्होंने ये बात बोली। अब एक और चीज वो वहां जम्मू कश्मीर में बोला है, और उनका कहना था कि हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है, क्योंकि अब जब वो संसद में आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं, वो ऐसे करके आते हैं। सुनिए राहुल गांधी का बयान। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। तो आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमने साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी को हरा दिया है। अब राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं और जिस तरीके से आप किसी को अपने एजेंडे में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो छवि निर्धारित करने का प्रयास होता है। 2014 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू कह करके संबोधित किया, और बीजेपी का जो इकोसिस्टम था वो भी राहुल गांधी को पप्पू कह के संबोधित करता था। बहुत हद तक ये जनता के बीच में ये संदेश चला भी गया, और ये साबित होने लगा कि राहुल गांधी फैसला नहीं ले पाते हैं या उनकी पार्टी बहुत ढुलमुल तरीके से काम करती है। लेकिन क्या अब यही चाल राहुल गांधी खुद चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि अगर आपने कैरेक्टर को धूमिल करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया या एक बात की या एक बात आगे बढ़ाई, तो फिर तो यह काम हम भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली हराने की बात कह करके क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह आएगी कि क्या लोगों को नरेंद्र मोदी वाकई कमजोर महसूस होंगे राहुल गांधी के इस बयान के बाद? क्या चाहे वो संख्या बल हो, चाहे वो बयानबाजी हो, उसमें क्या लोग ये चीज मानेंगे? याद कीजिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव में अभी राहुल गांधी ने एक प्रयास किया है अपना एजेंडा सेट करने का, कोशिश की है लीड लेने की, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी की स्पीचेस उस तरीके से शुरू ही नहीं हुई हैं। तो जब नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच देने लगेंगे तो क्या इसका जवाब हमको देखने को मिलेगा? उस समय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो बातें बोली जाएंगी वो कितना किसके दिल में घर करेगी? नरेंद्र मोदी इन सब चीजों का जवाब किस तरीके से देंगे, मुझे लगता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब आपको जैसे कि बता दें, राहुल गांधी की तरफ से स्टेटहुड की बात हो, केंद्र की अनदेखी की बात हो, वो एक तरफ कह रहे हैं, फिर उनका यह भी कहना है कि हम तो रक्त से आपके साथ जुड़े हुए हैं, खून से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रचार के पहले ही दिन राहुल गांधी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वो एजेंडा सेट कर दें। अब वो कर पाएंगे एजेंडा सेट या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, भारतीय जनता पार्टी में अब आरएसएस की दखल अंदाजी ज्यादा है। एक ऐसे वक्त में जब जेपी नड्डा ने यह बोल दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, उसके बाद से अब आरएसएस की दखल अंदाजी ज्यादा देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट में राम माधव की एक भूमिका रही है, और राम माधव अब वहां मौजूद हैं जमीन पर। तो राम माधव क्या ऐसा करेंगे जमीनी स्तर पर जो पिछले और इस अगले एक महीने में एजेंडा सेटिंग बीजेपी के लिए कर सकता है? तो यह चीज अभी देखनी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की तरफ से चुनावी प्रचार का प्रहार और उसका काट या उसका काउंटर बीजेपी की तरफ से किस तरीके से आएगा? जम्मू कश्मीर की राजनीति अब गर्म हो रही है। तो इस प्रसारण में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।